बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत भौतिकवाद पढ़ेंगे और उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि भौतिकवाद यानी कि जीवन की वास्तविकता में विश्वास करना, और हमारे इस भौतिकवाद के साहित्य की रचना प्रारंभिक उपनिषदों के बाद मिलती है। पहले भारतीय जो ग्रंथ हैं, जो साहित्य हैं, वो भोजपत्र और ताड़ के पत्रों पर लिखा जाता था। कागज पर लिखने का चलन बहुत बाद में प्रारंभ हुआ और बहुत से ऐसे साहित्य हैं जिसके अनुवाद चीनी भाषा और तिब्बती भाषा में मिलते हैं, लेकिन उसकी मूल किताबें नहीं प्राप्त होती हैं। तो आज हम लोग इसके आगे का भाग पढ़ेंगे, भौतिकवाद के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भौतिकवाद का जो भाग बाकी था उसे हम लोग अभी पूरा करेंगे। तो इसमें हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार उल्लेख जो है इसका मिलता है भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का और कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र के माध्यम से। इसमें भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्यिकों, पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ के प्रेरित विचारों का विरोध किया। तो यहाँ पे प्रेरित यानी कि प्रेरणा देने वाले, ऐसे जो ब्रह्म विज्ञान के और धर्म विज्ञान के अधिकारी थे, उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत में प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा गया कि भारत में भौतिकवाद से बहुत से जो है पुरोहित और धर्म के पुराणपंथी विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों ने इसे समाप्त कर दिया था और भौतिकवादियों ने विचार, धर्म, ब्राह्मणवादिता और इस तरह के जो विचार थे उनका घोर विरोध किया और उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, और साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। तो इस तरह से उन्होंने उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भौतिकवादियों ने विचार, धर्म, ब्राह्मणवादिता, जादू टोने और अंधविश्वासों का विरोध तो किया ही, और वे पुरानी व्यवस्था से निकलकर स्वयं को मुक्त करना चाहते थे। और इसके अलावा वो कहते थे कि न कोई संसार है, न स्वर्ग और नरक है, और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक शब्द आया है रूढ़ियाँ, और रूढ़ियाँ वो होती हैं जो परंपरा से जो चीज़ें प्रयोग में आने लगती हैं, माना जाने लगता है, तो उसे रूढ़ी कहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो नियम थे
वो रूढ़ि मात्र हैं, अर्थात जो पहले से होता आ रहा था उसी को मानते जाना, उसका न विरोध करना और न ही उसे बदलना। तो इस तरह से भौतिकवाद में ये प्रचलन रहा और जनता पर उसका गहरा असर भी था। और चूँकि इन सिद्धांतों की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी, तो भारत में ऐसे जो है भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों ने समाप्त कर दिया था। तो भौतिकवाद को जो है लोग बदलना चाहते थे और वो कहते हैं कि हमें जो प्रमाण हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता, वे काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और न ही स्वर्ग, नरक और आत्मा में। तो इस तरह से भौतिकवाद में भी जो है बदलाव आने लगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये शीर्षक है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। मिथक यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और जो सुन के उसके बारे में कहा जाता है तो वो मिथक होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने महाकाव्य, इतिहास और उसकी परंपरा के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है महाकाव्यों के बारे में, जिसमें रामायण और महाभारत को लिया गया है। और प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में, अर्थात वो ग्रंथ पूरा होने में, रूप ग्रहण करने से मतलब है वो पूरी तरह से उसकी रचना होने में जो समय लगा उसमें शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है। यहाँ पर एक शब्द आया है वृतांत। वृतांत यानी घटना, कि इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के प्रारंभ के समय की घटना का वर्णन है और उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। वो अपने आप को मजबूत करने के लिए युद्ध लड़ा करते थे और जो है वो गृह युद्ध लड़ते थे और अपनी स्थिति यानी अपने आप को मजबूत रखते थे, जिससे कि कोई उन पर आक्रमण न कर सके। महाभारत ग्रंथ की रचना वेद व्यास ने की है और यह ग्रंथ एक युद्ध पर केंद्रित है। महाभारत का नाम और रामायण का नाम सभी ने सुना है और जो महाभारत है वो एक युद्ध पर केंद्रित है जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। और यह ग्रंथ इस युद्ध के न्याय, अन्याय, धर्म व नीतियों की व्याख्या करता है जो कि कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया था। तो इसमें बहुत सारे नीतियाँ और नियमों का इसमें व्याख्या मिलती है और उसकी जानकारी मिलती है। और रामायण और महाभारत में भारत का प्राचीन इतिहास दर्ज है, यानी कि इसमें हमें भारत का प्राचीन इतिहास दिखाई देता है। और प्राचीन काल में भारत धर्म, दर्शन और रहस्य के शिखर पर था। उस काल में वह सब कुछ था जिन पर आज का आधुनिक मानव शोध कर रहा है और यह निर्णय ले पाने में अक्षम है कि क्या उस काल के लोग हमसे भी आगे थे। रामायण के बारे में एक मत और प्रचलित है, वो यह कि सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने लिखी थी, फिर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण महाकाव्य की रचना की। रामायण या इसके समकक्ष नामों से लिखा गया और इसका काल त्रेता युग का माना जाता है। और महाभारत का काल महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है
कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी, जबकि शोधकर्ताओं के अनुसार इसका रचना काल 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो इस तरह से ये रचनाएं हमारे भारतीय इतिहास के बारे में बहुत जानकारी देती है। और इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं इस अनुच्छेद में कि ये जो प्रारंभिक आर्य थे, इन्होंने गृह युद्धों के द्वारा और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और अपने आप को मजबूत बना रहे थे। और मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। और ये सही बात है कि यहाँ पर एक शब्द आया है आम जनता। आम जनता का मतलब है साधारण जनता। तो ये दोनों महाकाव्य ऐसे हैं कि घर का बच्चा बच्चा और बड़े बूढ़े सभी इसके बारे में, इसकी कहानियों के बारे में जानकारी रखते हैं। और ये दोनों ही ग्रंथ लोगों के मन पर बहुत ही अधिक, बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद, यानी कि ये दोनों ही ग्रंथ इतने अधिक पुराने हैं और उस पुराने होने के बाद भी ये भारतीयों के जीवन पर आज भी इतना जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। जीवंत प्रभाव यानी कि आज भी जो है इसे लोग जीता जागता, अगर कोई सीरियल आ जाता है इस पर आधारित, तो उसे लोग सोचते हैं कि ये साक्षात भगवान आ गए हैं। तो इतना जीवंत प्रभाव इनके जीवन पर इसका पड़ता है और ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। तो इस तरह से इन दोनों ही ग्रंथों का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। अब आगे अनुच्छेद हम लोग देखेंगे कि इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है। कहने का मतलब ये है कि उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण, अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। यानी कि ये हमारे साधारण लोगों में भी इतना इनका प्रभाव था कि ये प्राचीन काल में इनकी रचना होने के बाद भी ये भारतीय जीवन पर आज भी अपना प्रभाव दिखाते हैं और ये भारतीय जीवन के एक अभिन्न अंग बन गए हैं। अब इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जाति पात की जो ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखना, यानी कि मिला कर रखना, उनमें किसी प्रकार का मतभेद न होना। और अगर कोई मतभेद होता भी था, यहाँ पे एक शब्द आया है मतभेद, तो मतभेद को भी वो सुलझा लेते थे। सुलझाना मतलब कि अगर किन्हीं दो लोगों में या दो जातियों में या दो अमीर गरीब लोगों के बीच में अगर किसी प्रकार का विचारों का मनमुटाव होता था, तो वो इसे संभाल लेते थे, समझा लेते थे। तो इस तरह से इस समय के लोग झगड़े को ऐसे ही सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया। प्रयत्न करना मतलब कोशिश करना। उन्होंने इसमें एकता को बनाए रखने के लिए जो कोशिश की, जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। ये ग्रंथ, रामायण ग्रंथ, हमें परिवार में एक दूसरे के साथ भाईचारा, एक दूसरे का आदर सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना इत्यादि बहुत सारे ऐसे अच्छे विचार हमारे परिवार में लोगों को मिलते हैं, जिससे कि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये लोगों में एकता का नज़रिया
पैदा करते थे। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला अनुच्छेद कि भारतीय पुराकथाएं। पुराकथाएं मतलब प्राचीन कथाएं जो पहले से कही गई हैं। तो ये पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। यानी कि इन विचारों को संस्कृत साहित्य में भी स्थान मिलता रहा है। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है और इन महाकाव्यों के आधार पर बहुत सारे ग्रंथ रचे गए हैं जिसमें कि इसकी कहानियों को लिया गया है और वो बहुत प्रसिद्ध भी हुई हैं। तो इस तरह से अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। वीर गाथात्मक मतलब वीरों को उत्साहित करने के लिए उसमें वर्णन किया गया है। उनमें सत्य पर अड़े रहने, यहाँ पे एक शब्द आया है अड़ा रहना। अड़े रहने का अर्थ होता है कि अपने विचार पर, अपनी सोच पर, अपने सिद्धांत पर लगे रहना और उसे मानना, उससे मुकरना नहीं, न ही उसे छोड़ना। तो ऐसे अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है। तो चाहे परिणाम कुछ भी हो और साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। जैसा कि हम लोग रामायण में पढ़ते भी हैं कि भगवान राम अपने पिता के दिए वचनों का पालन करने के लिए वे 14 वर्ष तक वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं और ये कहने के बाद भी कि वो राज्य अपने साहस और अपने युद्ध के बल पर, अपने पौरुष के बल पर वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मर्यादा का ध्यान रखा, अपने पिता के वचनों का मान सम्मान रखा। तो इस तरह से सदाचार और बलिदान की शिक्षा भी मिलती है और कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस तरह गुंथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और इसमें जो है कुछ कल्पनाएं गुंथे रहना, एक दूसरे में मिले रहना और इस तरह से उसको समझना भी जो है, क्योंकि ये काल्पनिक भी कहीं कहीं होती हैं, तो इनमें तथ्य और कल्पना आपस में, यानी कि जो सच्चाई है और जो कल्पना है, जो सोची हुई बात है, उसमें कोई तालमेल दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे उससे अलग नहीं कर सकते। और यह सम्मिश्रण यानी कि ये दोनों का मिला जुला रूप जो है परिकल्पना और तथ्य का, तो जो हमें यह भले ही न बता सके, यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। और ये घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, यानी कि इन घटनाओं में सच्चाई हो या केवल ये काल्पनिक हो, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोज़मर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं। तो इस तरह से इनमें काल्पनिकता और वास्तविकता का होना इतना आवश्यक नहीं था, जो न होने के बाद भी ये जो है आम जनता के, साधारण लोगों की ज़िंदगी में भी जो है वो ऊंचे विचार भरते थे। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे और इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। यानी कि काल का निर्धारण करना कि ये किस समय में इनकी रचना हुई होगी,
जैसा कि महाभारत की रचना काल का पता करने के लिए ये देखा जाता है कि महाभारत में जो वर्णन मिलता है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से इसके काल का पता लगाया जाता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी। तो इस तरह से इनके बारे में कहीं भी निर्धारित समय नहीं लिखा हुआ है और उसमें जो है ये समय तय करना कि ये कब लिखा गया है ये कठिन होता है और घटनाएं आपस में गड्ढ-मड्ढ हो जाती हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है गड्ढ-मड्ढ होना, यानी कि कहीं पे कुछ वर्णन मिलता है, कहीं पर कुछ वर्णन मिलता है। तो कभी समय पहले का पता चलता है और कभी समय बाद का पता चलता है और सभी जगह एक जैसे समय का वर्णन नहीं मिलता है। कोई अपने ग्रंथों में या वर्णन में कुछ और समय लिखा होता है, तो इससे ये संशय बना रहता है कि आखिर में इसकी वास्तविक जो है इसका काल क्या है। तो बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान जो है वो धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं और आज भी इन पर शोध कार्य किए जा रहे हैं और कल्हड़ की राज तरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यानी कि ये रचनाकार हैं कल्हड़, उनका नाम है और उनका लिखा हुआ ग्रंथ है राज तरंगिणी और ये एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास हम मान सकते हैं। और यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेख, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि इन जो महाकाव्य हैं इसमें जो वर्णन मिलता है उसके आधार पर और जो बहुत सारे अभिलेख और शिलालेख मिलते हैं, शिलालेख जैसे कि उस पे खुदाई करके लिखा हुआ रहता है और उसे शोधकर्ता समझ कर पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से इमारतों में भी, सिक्कों में भी और जो प्राचीन इमारतों के अवशेष बचे होते हैं उसके आधार पर भी वो ज्ञान इकट्ठा करते हैं। और इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती है। यानी कि विदेशी यात्री का जो आना जाना, सफ़रनामा मतलब कि उन्होंने जो सफ़र किया वहाँ पे जो भी उन्होंने देखा समझा तो उससे भी सहायता मिलती है। और विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। यहाँ पे विवरण शब्द आया है, यानी कि उनके यहाँ जो वर्णन मिलता है, जो विवरण मिलता है इसके बारे में, तो उससे भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। और इसके बाद अगला अनुच्छेद हम लोग देखेंगे कि ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि इसका इतिहास क्या था, इसका काल क्या था, इसके बारे में बहुत सही जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता है। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। आज भी हम लोग जो है रामायण महाभारत के बारे में घर में बड़े लोगों से, दादा दादी से, नाना नानी से बहुत कुछ इसके बारे में सुनते हैं और इसके बारे में नाटक वगैरह देख के, किताबों में पढ़कर बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए जनता जो है इसके ऐतिहासिक ज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है और उसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलता है
वो उसी से संतुष्ट रहती है। और इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्य यानी कि जो सच्चाई है और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ और इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ। धुंधलापन यानी कि कई विचार जो है वो समझ में नहीं आते थे, वो अलग ही तरह से उनका वर्णन होता था। तो ये दृष्टिकोण जो है वो धुंधले हो गए थे और ज़िंदगी से अलगाव पैदा कर रहे थे और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो इस तरह से इसके बारे में लोग सरलता से विश्वास करने लगे। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग इस में देखें भौतिकवाद में, और उसके बाद फिर महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक में, कि इसमें सभी कथाएं महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं थीं और उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और इसमें वीर गाथाओं की कहानियाँ अधिक मिलती हैं। कवियों व नाटककारों ने तथ्य और कल्पनाओं का सुंदर योग करके अपनी रचनाओं की रचना की, कई ग्रंथ लिखे और इनमें सत्य वचन का पालन करने, जीवन पर्यंत और मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई। तो इस तरह से ऐतिहासिक ज्ञान की कमी के कारण जनता ने अतीत के विषय में अपनी सोच का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी मिली विरासत से कर लिया और इससे लोगों को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिल गई। और इसमें जो है वो अन्य ऐतिहासिक रचनाओं को विस्तार से जानने के लिए जो है अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता ली गई। और इसमें विदेशी यात्रियों के द्वारा भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। और अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे महाभारत के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि महाभारत जो है वो यह ग्रंथ एक युद्ध पर केंद्रित है जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि महाभारत का स्थान विश्व की महानतम रचनाओं में एक है और महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं। परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है और लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि महाभारत जो है एक महान रचना है और इसका स्थान जो है वो बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसमें जो है यह रचना परंपरा और दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। और भारत में इस समय विदेशियों का आगमन होने से विदेशियों की परंपराएं तथा अनेक रिवाज यहाँ के बसे आर्यों की परंपराओं के साथ मेल नहीं खाते थे। तो इस तरह से ये
ये जो लगभग 10 वर्ष तक, बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से यहाँ के भारतीय विद्वान इसका संस्करण प्रकाशित कर रहे थे, उसमें विभिन्न उपलब्ध पाठों को मिलाने में व्यस्त थे और उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महाभारत शीर्षक के अंतर्गत एक अनुच्छेद पढ़े हैं और इसके माध्यम से हम लोगों ने जाना कि रामायण तो एक महान रचना है ही, लेकिन महाभारत उससे भी अधिक श्रेष्ठतम रचनाओं में जाना जाता है। और शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे और इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे। इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था और इसने सबको समेटकर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। तो इस तरह से यहाँ पर समाज में ये परिवर्तन होने लगे और लोगों के विचारों पर, रिवाजों पर जो है कई लोगों का प्रभाव पड़ने लगा और वो उसके साथ घुल मिल गए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे का भाग हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।